नमस्कार दोस्तों। आज हम मौर्य साम्राज्य की कड़ी में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात अगला शासक बिंदुसार के बारे में अध्ययन करेंगे। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, हालांकि बिंदुसार के जितना योग्य नहीं था, फिर भी उसने बिंदुसार के द्वारा स्थापित साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बिंदुसार के समय समस्त जो विदेशी शक्तियाँ थीं उनके साथ उसका मैत्रीपूर्ण संबंध था और अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखी और उसको अक्षुण्ण बनाया रखा। ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। फिर भी बिंदुसार के शासनकाल की मुख्य घटनाओं के बारे में हम देखते हैं कि बिंदुसार का जो शासन है वो 298 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के मध्य रहता है। यूनानी विद्वानों ने या यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रोचेटस, जो कि संस्कृत का अमित्र घात का ही पर्यायवाची है, और वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार के रूप में दिखाया गया है, जबकि जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन के नाम से पुकारा गया है। तो ये बिंदुसार के बारे में समकालीन जो साहित्य है उसमें बिंदुसार के बारे में जो उल्लेख उसका हमने बताया। अगला है कि बिंदुसार ने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बिंदुसार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना और अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना और अपने पड़ोसी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। तो उसने सीरिया के शासक एंटियोक्स के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था, इसलिए सीरिया के शासक एंटियोक्स ने अपना एक दूत डाइमैकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा, जिसका उल्लेख स्ट्रेबो करता है। स्ट्रेबो कहता है कि सीरिया के शासक ने, एंटियोकस ने डाइमैकस को अपना दूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और दूसरा जो है मिस्र का शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फ ने डायोनिसस को अपना दूत बना करके और बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसका उल्लेख प्लिनी करता है। प्लिनी कहता है कि मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फ ने डायोनिसस को अपना दूत बना करके और बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इन दो घटनाओं से ये बात सिद्ध हो जाती है कि बिंदुसार ने अपने पिता के द्वारा जो साम्राज्य प्राप्त हुआ उसको अक्षुण्ण बनाए रखा और अपने वहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखी तथा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। इसी का उल्लेख है वो एथेनीसियस नामक यूनानी लेखक है, वो भी करता है। वो कहता है कि सीरिया के शासक एंटियोक्स और बिंदुसार के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध था और इसलिए बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं मांगी थी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। प्रथम 2 मांगे तो सीरिया के शासक ने बिंदुसार की पूरी की, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर, लेकिन दार्शनिक भेजने में वो असमर्थ था, क्योंकि तत्कालीन जो कानून था वो दार्शनिक भेजने की अनुमति नहीं देता था। इसलिए सीरिया के शासक ने मीठी मदिरा और अंजीर को बिंदुसार की सेवा में पेश की थी। ये उल्लेख एथेनीसियस नामक यूनानी लेखक करता है। इससे भी यही साबित होता है कि बिंदुसार का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में उस समय 2 बार विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए प्रथम विद्रोह होता है तब अशोक को भेजा जाता है और दूसरी बार विद्रोह होता है तब सुसीम को भेजा जाता है। तो ये बिंदुसार के समय जो आंशिक अशांति के बारे में भी जो दिव्यावदान में उल्लेख आता है, एकमात्र तक्षशिला ही ऐसा प्रांत था जहाँ पर बिंदुसार के समय में कुछ अव्यवस्था हुई और विद्रोह हुआ, जिसको अशोक और सुसीम ने बड़ी कुशलता के साथ दबा दिया था।
तो ये बिंदुसार के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे यही साबित होता है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य जितना योग्य तो नहीं था, लेकिन उसको अयोग्यता की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता। उसने अपने पिता के द्वारा प्राप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, अपने वहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखी। आगे हम देखते हैं कि बिंदुसार का एक पुत्र अशोक है, वो 273 ईसा पूर्व में सिंहासनारूढ़ होता है और 232 ईसा पूर्व तक सिंहासनसीन रहता है। अशोक जो कि प्राचीन भारत में महानतम शासक हैं, अशोक महान। जैन ग्रंथ कहते हैं कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध सत्ता पर अधिकार कर लिया था। वहीं बौद्ध ग्रंथ और सिंहली जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके और राजगद्दी हथियाई थी। महाबोधि वंश में जो तारानाथ है वो भी यही कहते हैं कि जो अशोक है उसके राज्यारोहण और बिंदुसार की मृत्यु के बीच 4 साल का अंतर आता है और वो 269 में उसका विधिवत राज्याभिषेक होता है। और ये 4 साल का जो अव्यवस्था का दौर है वो कहीं ना कहीं कुछ जो उत्तराधिकारी युद्ध या अपने भाइयों के विरुद्ध जो कूटनीतिक प्रयोगों के कारण से इसका राज्यारोहण से भी समय पर नहीं हो पाया था, जिसका उल्लेख तारानाथ करते हैं। इन समस्त घटनाओं से, इन समस्त साक्ष्यों से यही साबित होता है कि अशोक का जो राज्यारोहण है वो एक तरह से सीधा नहीं था, उसको हथियाना पड़ा था। और अशोक है वो उत्तराधिकारी के लिए मतलब योग्यता तो रखता था, लेकिन सबसे ज्येष्ठ पुत्र नहीं होने के नाते उससे ऊपर भी लोग सत्ता के अधिकारी थे। लेकिन अशोक ने अपनी कूटनीति, अपनी भुजबल और अपने सहयोगियों के बल पर अपने 99 भाइयों का वध करते हुए और सिंहासन को हथियाया था, जो कि प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि अशोक महानतम शासक साबित होता है।